नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाना है। प्रदेश के 19 जगह पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को देहरादून में करेंगे। तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहुंचे और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश। इस दौरान प्रदेश के खेल मंत्री रेखा आर्या, मुख्य सचिव राधा रतोड़ी, डीजीपी दीपम सेठ, प्रमुख सचिव खेल और अमित सिन्हा मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा कि देहरादून के रायपुर स्थित क्रिकेट स्टेडियम खेलों का शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों के लिए ये एक बड़ा अवसर है और पूरे देश की सांस्कृतिक विविधता को यहां पर दर्शाया जाएगा और इसके अलावा पूरे देश में उत्तराखंड की लेकर एक सकारात्मक संदेश भी दिया जाएगा और हमने हर स्तर से भावनाओं को विकसित करने के खिलाफ खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने की तैयारी की है। अधिकारियों से 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से यहाँ पर एक प्रतियोगिता शुरू होगी, राष्ट्रीय खेल प्रारंभ होंगे। उसकी सभी तैयारियां यहाँ पर लगभग पूरी हो गई हैं। ये बहुत ऐतिहासिक होगा और जो लोग खिलाड़ी हमारे जो पूरे देश भर के यहाँ आएंगे वो एक अच्छा अनुभव लेकर जाएंगे और हमारे राज्य के लिए भी एक बहुत बड़ा ये अवसर है और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे राज्य एक अलग पहचान खेलों के रूप में भी बनेगी, क्योंकि हमारे जैसे राज्य में ये खेल होना ये अपने आप में राज्य के लिए भी बहुत बड़ी बात है और अपने आप में लोगों को लगता है कि भाई छोटा राज्य है, ये सोचते थे कि यहाँ इतनी बड़ी प्रतियोगिता कैसे होगी। मसूरी नगर पालिका परिषद के चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि मसूरी नगर पालिका चुनाव की मतगणना चरणों में आयोजित होगी। आपको बता दें कि 30 पोलिंग बूथ में से 14 पोलिंग बूथ की पहले चरण में, 14 दूसरी चरण में और 2 तीसरी चरण में मतगणना होंगे। वहीं एसडीएम मसूरी अनामिका सिंह सुरक्षा का जायजा ले रही हैं। और रुड़की से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने दी है आत्मदाह की चेतावनी। जी हां, आपको बता दें कि ममता राकेश ने कहा है कि मतगणना में हुई गड़बड़ी तो आत्मदाह कर लूंगी। वहीं मतदान दिन भी ममता राकेश ने निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। दरअसल ममता राकेश ने मतगणना की धांधली की आशंका जताई है। उनके इस बयान के बाद पुलिस प्रशासन सक्रिय हो चुकी है। वहीं आज नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। मैं पुलिस और प्रशासन को आगाह करना चाहती हूँ, यदि किसी तरह की चुनाव मतगणना में किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई और पुलिस और प्रशासन को जाना पड़ेगा। पहली लाठी ममता राकेश खाएगी, लेकिन अपने किसी सम्मानित कार्यकर्ता को, सम्मानित जनता को आंच नहीं आने देगी। मसूरी नगर पालिका चुनाव संपन्न हो चुका है और इस बार मसूरी में 66.5% मतदान हुआ है। वहीं आज 25 जनवरी की मसूरी उत्तराखंड इंटर कॉलेज के हाल में मतगणना होनी है और जिसको लेकर प्रशासन और पुलिस द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है और वहीं मतगणना स्थल के चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इसके अलावा मतगणना स्थल पर प्रत्याशी और प्रत्याशियों के एजेंट भी मौजूद हैं। मीडिया को भी मतगणना स्थल पर वीडियोग्राफी नहीं करने की दी जा रही है, जहां पर आपको बता दें कि मीडिया के लिए प्रशासन द्वारा अलग से ही मीडिया सेंटर बनाया गया है, जहां पर चुनाव विभाग द्वारा सूचना विभाग मीडिया को सूचना
वो उपलब्ध की जाएंगी और मसूरी एसडीएम अनामिका सिंह ने विस्तार से जानकारी साझा की है। वो काफ़ी बड़ा है, तो इसमें हमारी जो संख्या है, हमारे हमने 14 टेबल्स लगाए हैं। एवरी टेबल इज कवर्ड अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस। और जो हमारा स्ट्रांग रूम है, स्ट्रांग रूम से लेते हुए पेटी हमारी जिस रास्ते से जा रही है, पूरा रूट कवर्ड है कैमरे से। और हमने 2 अलग अलग रूट्स बनाए जहाँ से एजेंट्स की एंट्री होगी और ऑफिशियल्स की एंट्री होगी, तो बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं है। पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं कि सारे हमारे जो पॉइंट्स हैं उनको कवर अच्छे से किया जाए, जिस प्रकार से हमारा जो मतदान है वो शांतिपूर्वक हुआ है, हमारा ये भी पूरा शांतिपूर्वक मतगणना की जाएगी। ये तैयारियां की गई हैं, जैसे कि हम लोग स्टार्ट कर देंगे किंग क्रेक से। किंग क्रेक पे हम लोग पुलिस डिप्लॉय करेंगे। जो हमारा स्कूल का गेट है वहां पे पुलिस डिप्लॉयमेंट होगी। और नगर निकाय चुनाव को रात सुबह से ही मतगणना जारी है। नगर निकाय चुनाव में कई वार्डों से रिजल्ट घोषित हो चुके हैं, जिसमें कहीं बीजेपी तो कहीं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों ने बाजी मारी है और इसके साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी नगर निकाय चुनाव में जीत दर्ज की है। वहीं अध्यक्ष पद के लिए मतगणना जारी है, जिसका परिणाम शाम तक क्लियर हो जाएगा। वहीं वार्डों से जीते हुए प्रत्याशियों के समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ मतगणना स्थल के बाहर खड़े होकर जीत की खुशी मना रहे हैं। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर नगर निकाय चुनाव के देखिए आज रिजल्ट सामने आ रहे हैं। शाम तक सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आखिरकार कौन निकाय चुनाव में बाजी मारेगा। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर कहीं बीजेपी तो कहीं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं निर्दलीय भी कई जगह अपनी जीत दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखिए ढोल नगाड़ों के साथ निकाय मतगणना स्थल के बाहर खड़े हैं और ऐसे में सभी ढोल नगाड़ों के साथ का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, निकाय चुनाव के रिजल्ट धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। शाम तक ये सारी तस्वीरें हैं वो साफ हो जाएंगी। लेकिन इस बीच देखिए किस तरह से समर्थकों का यहाँ पर भीड़ लगा हुआ है, जमावड़ा लगा हुआ है और सभी अपनी जीत के बाद से जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, तो वहीं कई जगह कांग्रेस ने भी जीत दर्ज की है। नगर पालिका परिषद हरबरपुर वार्ड नंबर 4 आसनबाग से मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में इस चुनाव में था। अभी जो मुझे जानकारी मिली है, लगभग 250 वोटों की मेरी विजय रही है इस वार्ड से। आधिकारिक रूप से जानकारी मिलेगी। मैं आपके माध्यम से अपने नगर की जनता का, अपने वार्ड की सम्मानित जनता का तो धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं अपने कार्यकर्ता बंधुओं का। नेगी है और मैं वार्ड नंबर 3 से हूँ, हरबरपुर से। और मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ और मैंने शैलेश को हराया है 80 वोटों से। और मैं अपनी जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ जो उन्होंने मुझे लायक समझा और मुझे वोट देकर जिताया है। उन सबका धन्यवाद। मैं कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी था और जो है वार्ड नंबर 9 से जीत हमें दर्ज हुई। सबसे पहले तो जनता का धन्यवाद तहे दिल से, और दूसरा जो है जनता के बीच में सेवा करते 23 घंटे, और सेवा आगे भी ऐसी हमारी जारी रहेगी। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में महाकुंभ 2025 प्रयागराज बन चुका है आस्था एवं आधुनिकता का अद्भुत संगम। डिजिटल पथ से जुड़कर देश दुनिया का हर हिस्सा श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बना रहा है। AI पर आधारित कुंभ सहायक चैटबॉट 11 भाषाओं में पर्सनल गाइड बन रहा है। आवश्यक सेवाओं के लिए QR कोड स्कैनिंग सुविधा है। अस्थायी शहर महाकुंभ नगर के हर लोकेशन और कार्यक्रमों के लिए गूगल नेविगेशन उपलब्ध है। साफ सफाई, खाने पीने, रहने एवं किसी भी तरह की सहायता के लिए महाकुंभ में डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। इनमें महाकुंभ ऐप, वेबसाइट, QR कोड स्कैनिंग से लेकर चैटबॉट तक की सुविधाएं हैं। पहली बार महाकुंभ में डिजिटल महाकुंभ
अनुभूति केंद्र बनाया गया है। इसमें महाकुंभ के ऐतिहासिक महत्व को डिजिटल रूप में समझा जा सकता है। 45 दिनों का महापर्व नया इतिहास रचने की ओर है अग्रसर, क्योंकि ये है दिव्य भव्य डिजिटल एकता का महाकुंभ। नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की 13 लखपति दीदियां प्रतिभाग करेंगी। उत्तर प्रदेश डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने उप मुख्यमंत्री कार्यालय लखपति दीदियों को फ्लैग दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की 13 लखपति दीदियों को दिल्ली परेड में शामिल होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र नमस्कार दोस्तों, सभी लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं, अपने सपने साकार करना चाहते हैं। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भगवानपुर नगर पंचायत में मतगणना शुरू हुई है। 5 टेबल पर मतगणना शुरू हुई है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने वीडियो जारी कर जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि गिनती में गड़बड़ी हुई तो विधायक आत्मदाह करेंगे। और इसी के साथ बता दें कि मतदान वाले दिन हंगामा भी हुआ था। इसके साथ ही पुलिस की तरफ से वोटर्स पर लाठी चार्ज का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद विधायक धरने पर बैठी थी, जिसकी शिकायत चुनाव आयोग को कर गिनती में धांधली का आरोप लगाया था। माननीय साथियों, मैं पुलिस और प्रशासन को आगाह करना चाहती हूँ, यदि किसी तरह की चुनाव मतगणना में किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई और पुलिस और प्रशासन को मेरे ऊपर से जाना पड़ेगा। पहली लाठी ममता राकेश खाएगी, लेकिन अपने किसी सम्मानित कार्यकर्ता को, सम्मानित जनता को आंच नहीं आने देगी। और उत्तराखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल देहरादून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ओपीडी और इमरजेंसी में सभी सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं। इसके साथ ही जल्द ही अस्पताल प्रशासन की तरफ से 60 कैमरे और लगाने की तैयारी चल रही है। डिप्टी एमएस डॉक्टर एनएस विस्ट ने कहा कि सभी ओपीडी समन्वय के साथ ही ओपीडी नोडल और सुरक्षा सुपरवाइजर की नोटिस दिया गया है कि वे कैमरे दुरुस्त रखें और इसी के साथ रिकॉर्डिंग उच्च अधिकारियों को दें, जिससे कि किसी भी अप्रिय और संदिग्ध बात से तुरंत निपटा जा सके। दैनिक समाचार पत्र ने प्रकाशित की कि दून में दलाल घूम रहे हैं। इस तरह की खबरें आती रहती हैं, लेकिन कोई भी उसके लिए ऐसे पुख्ता प्रमाण नहीं दे पाता कि हम उस पर कार्रवाई करें और पुलिस प्रशासन को इसके लिए बताएं। तो हमारे पास अभी ओपीडी में 30 कैमरे चालू हैं और 30 कैमरे हमारे पास इमरजेंसी की बिल्डिंग जो है, पूरी इमरजेंसी ओटी कॉम्प्लेक्स, उसमें चालू हालत में। तो मैंने इनको निर्देशित किया है, जो भी ऑडियो विजुअल टेक्नीशियंस हैं, कि वो अपना ओपीडी और जो इमरजेंसी है इस बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरों पर कड़ी निगरानी रखें और प्रतिदिन मुझे बताएं कि कोई संदिग्ध व्यक्ति मिला या नहीं। हरिद्वार जिले में सुबह 8 बजे से नगर निकाय चुनाव की मतगणना जारी है। आपको बता दें कि हरिद्वार के नगर निकाय और नगर निगम नगर पालिका की मतगणना हरिद्वार के भल्ला इंटर कॉलेज में हो रही है, जहां पर जिलाधिकारी कामेंद्र सिंह और एसपी प्रमेंद्र सिंह ढोभाल ने मतगणना केंद्र का स्थलीय निरीक्षण किया है और व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। तो वहीं जिलाधिकारी ने बताया है कि मतगणना पूरी तरह से शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से चल रही है। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह से ही मतगणना शुरू हो चुका है और लगातार देखिए सुरक्षा के मद्देनजर यहां पर पूरी व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई भी धांधली हो। और इसके लिए लगातार देखिए जो सुबह से ही मतगणना
वो जारी है और शाम तक देखिए तस्वीरें भी साफ हो जाएगी कि आखिरकार किसकी कितनी जीत हुई है। लेकिन इस बीच आपको बताते चले कि कई जगह बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है, तो वही कई जगह कांग्रेस के भी प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली। और इसे में आपको बताते चले कि निर्दलीय भी अपनी अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी जीत दर्ज की और ऐसे में मतगणना जारी है। सुबह से ही वोटिंग की गिनती शुरू हो चुकी है और ऐसे में शाम तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिरकार यहां पर किसकी जीत और किसकी हार होने जा रही है। बड़ी जानकारी साझा की है। इस समय पूरे जनपद में 4 जो हमारे जो मतगणना स्थल है वहां पर अभी लगातार काउंटिंग जारी है। पुलिस के जो आवश्यक प्रबंधन है वो इसमें किए गए हैं। 200 मीटर की जो परिधि में जो आइसोलेशन का हम लोगों के द्वारा एक आइसोलेशन जोन बनाया गया है, क्योंकि 144 भी इसमें लागू है अंदर, तो पूरी तरीके से आइसोलेट करके हम लोगों के द्वारा बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से इस मतगणना की जो प्रोसेस है उसको संपन्न कराने के लिए पुलिस बल हमारे पास पर्याप्त है और 2 पारियों में आज पुलिस बल लगाया गया है। हमारे एडिशनल एसपी के स्तर के अधिकारी के द्वारा इस पूरी संपूर्ण व्यवस्था के प्रभारी अलग अलग जो मतगणना स्थल हैं उनको बनाया गया है। निकाय हैं जिसके लिए 4,16,102 मत पड़े थे सभी नगर निकायों को मिलाकर के 104 टेबल लगाई गई हैं विभिन्न नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों, नगर निगम में, और मतगणना इस समय सुचारू रूप से चल रही है सभी जगह पे, कहीं पर कोई इश्यू नहीं है और वार्ड मेंबर्स के रिजल्ट भी आने शुरू हो गए हैं और सारी व्यवस्था चाक चौबंद है, कहीं कोई समस्या नहीं है। सर, विजयी जुलूस जो निकालते हैं उसके लिए क्या? नहीं, विजय जुलूस से पूरी तरह से प्रतिबंध है, आयोग का आदेश है। कोई भी विजय जुलूस निकालेगा, खुशियां मनाए, अपने घर में मनाए, अपने समर्थकों के साथ मनाए, अपने ऑफिस के अंदर मनाए, रोड पे कोई जुलूस नहीं निकालेगा। और उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी लागू हो जाएगा और ये प्रयास लगाए जा रहे हैं कि 26 जनवरी की परेड ग्राउंड में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी लागू करने का ऐलान कर देंगे। यूसीसी को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता और टिहरी से विधायक किशोर उपाध्याय और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किशोर उपाध्याय ने बताया कि यूसीसी में खासकर महिलाओं को विशेष ध्यान रखा गया और इसी के साथ सभी के लिए यूसीसी एक अच्छी पहल है। इसमें विवाहों को लेकर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और इसी के साथ उत्तराधिकारी को भी लेकर साथ ही लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी कानून है। और वही मुस्लिम महिलाओं का भी खास किया गया है, जिसमें 3 तलाक, हलाला और इद्दत को बैन किया गया है। का मुख्य उद्देश्य हमारा उसमें विधानसभा में थे, जिसमें शादी, तलाक, संपत्ति, परिवार के नियम हर धर्म और जाति के लोगों के लिए एक जैसे बनाएगा। उसमें जो है समानता होगी, महिलाओं को मजबूत बनाएगा, समाज को एकजुट करेगा और सबके अधिकार सुरक्षित करेगा। जो हमारा ये अधिनियम है उसका मुख्य उद्देश्य हमारा ये। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट दबा हर रोग दबा। सर, फर्नीचर किस बोर्ड का बनवाएं? बॉयलर बोर्ड का, उबलते पानी से गलता भी नहीं है। आग लग जाए तो जलता नहीं है। दीमक बोरर से इसका कुछ बिगड़ता भी नहीं है। राइट। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड है फायर रिटार्डेंट, बॉइलिंग वाटर और बोरर टर्माइट प्रूफ। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड, सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। नमस्कार दोस्तों, आजकल नई दिल्ली में रानी झांसी रोड पर लगी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति की शिफ्टिंग की खबर सुर्खियों में है। दरअसल झंडेवाला चौराहे पर ट्रैफिक सिस्टम को स्मूथ करने के लिए इस मूर्ति को शाही ईदगाह के पास डीडीए पार्क में शिफ्ट किया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईदगाह मैनेजमेंट ने इसका विरोध किया। यह देखकर साहिर लुधियानवी का एक शेर याद आ गया। क्या मोल लग रहा है शहीदों के खून का, मरते थे जिन पे हम वो सजा याद क्या हुए। हालांकि मुस्लिम समाज के बेतुके विरोध को देखते हुए पुलिस फोर्स के साथ संगीनों के साए में मूर्ति को डीडीए पार्क में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन ईदगाह मैनेजमेंट ने इसके खिलाफ
हाई कोर्ट की पहले सिंगल बेंच में और फिर डबल बेंच में अपील की। यहां उसे हार का सामना करना पड़ा। डिवीजन बेंच ने फटकार लगाते हुए यहां तक कहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय हीरो हैं, उनको धार्मिक रूप नहीं देना चाहिए, वो सभी धार्मिक सीमाओं के परे हैं। आप इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, आप सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं और वो भी कोर्ट का इस्तेमाल करके। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, हमारा ऑफिस रानी झांसी रोड पर ही है, इसलिए मैं हर रोज मूर्ति की शिफ्टिंग के अरेंजमेंट पर लगातार नजर रख रहा था। इस पूरे इंसिडेंट को देखते हुए मुझे 30 साल पहले का वो किस्सा याद आ गया जब मैं आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरिद्वार। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बद्री केदार के बाद अब गंगोत्री और यमुनोत्री धाम से भी देश दुनिया को बड़ा संदेश दिया जाएगा। इसके लिए पीएम मोदी के शीतकालीन प्रवास को लेकर एक खास प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिनों के भीतर दूसरी बार उत्तराखंड का दौरा करेंगे। खास बात यह है कि इस दौरान पीएम मोदी गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को लेकर कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। वास्तविक कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी महीने के पहले हफ्ते में उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और खास बात यह है कि उनका ये दौरा शीतकालीन प्रवास के रूप में होने जा रहा है। उत्तराखंड की सरकार नेशनल गेम्स के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी का 28 तारीख को है और प्रधानमंत्री जी हमारे नेता है, इसलिए एयरपोर्ट से लेकर उनके आगमन से लेकर उनके आने तक के कार्यक्रमों में हम कहाँ उनका स्वागत कर सकते हैं उसका भी रणनीति बनाई है। ईश्वर की कृपा से तब तक हमारे परिणाम भी आ जाएंगे तो हमारे अनेकों जो नवनियुक्त नगर निगम के मेयर होंगे, पालिका अध्यक्ष होंगे, उनसे उनकी भेंट हो जाए, ऐसा हम आग्रह प्रधानमंत्री कार्यालय से कर रहे हैं। तो एक अच्छा और सुंदर कार्यक्रम और उनके स्वागत का कार्यक्रम उत्तराखंड के अंदर होगा। करनी थी, इस कारण से कृष्ण के रूप में अवतार लिया। इस वक्त और भाई उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेल होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 28 जनवरी को देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी के देहरादून दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और इसी क्रम में शुक्रवार 24 जनवरी को एसपीजी के एडवांस टीम कार्यक्रम स्थित रजत जयंती खेल परिसर में देहरादून पहुंची, जहां पर प्रधानमंत्री कार्यालय का निरीक्षण करने के साथ एसपीजी की एडवांस टीम ने परिसर में एंट्री गेट की सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी देखा और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम खेल परिसर जहां पर ओपनिंग सेरेमनी होनी है उसकी भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रदेश में आगामी दिनों में शुरू होने जा रहे राष्ट्रीय खेलों को लेकर प्रदेश सरकार की तैयारी लगातार जारी है। आपको बता दें कि विभाग की तरफ से अब खिलाड़ियों के लिए बनाए जा रहे ट्रैक को अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है और राजधानी देहरादून महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में स्थित सिंथेटिक ट्रैक अब स्मार्ट ट्रैक पर बन गया है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने ट्रैक का निरीक्षण किया और वही उन्होंने बताया कि ट्रैक बनकर तैयार है और अगले 2 दिन इस पर मार्किंग की जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि इस ट्रैक में अब इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाई गई है, जिससे कि अब इसे स्मार्ट ट्रैक के नाम से बुलाया जाएगा। एथलेटिक ट्रैक को लेकर काफी सारी बातें वो चर्चा में थी और मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से हमने इस ट्रैक निर्माण के कार्य को देखा था उससे ये साफ दिख रहा है कि हमारा ट्रैक जो है वो गेम स्टार्ट होने से पहले इसे जो कि हमारा गेम एथलेटिक फरवरी में स्टार्ट होने जा रहा है, प्रैक्टिस के लिए भी उपलब्ध हो जाएगा। आज इस ट्रैक का निरीक्षण करते हुए अनुभव हो रहा है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से इस पूरे एथलेटिक ट्रैक और पूरे इस वेन्यू के का जैसा निरीक्षण किया है, यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट से यहाँ पर नाडा के लिए अलग कक्ष रखने से लेकर पुलिस सुरक्षा से लेकर एथलेटिक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।